Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis for 11th of August 2026. 11 अगस्त 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर कर रहे होंगे. प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, क्योंकि आप ही हमारी मार्केटिंग टीम हो, आप ही हमारे एडवर्टाइजर्स हो, आप ही हमारा सब कुछ हो, एम्बेसडर्स हो. तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड. और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कोट लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. मुझे कई बार आप लोग कुछ अच्छी चीज़ें सिखा देते हैं, तो प्लीज़ कीप डूइंग दैट. आज आप लोग के लिए टास्क ये रहेगा कि आप एक तो कोट लिखेंगे जो आपका फेवरेट कोट है, और एक आप अपने पसंद की कोई बुक का नाम बताएंगे जो आपकी फेवरेट बुक हो. कोई भी, आपको चंपक भी पसंद है चंपक लिख देना, ठीक है ना, लेकिन लिखना ज़रूर. तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को. देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है. पहली न्यूज़ आपको यहाँ पे ये पक्षी दिख रहा होगा. ये पक्षी एक्चुअली में वल्चर है, वल्चर कैटेगरी में आते हैं. और ये कौन सा वल्चर है? ये है इंडियन वल्चर, जिसको जिप्स इंडिकस बोलते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडियन वल्चर को जिप्स इंडिकस भी बोलते हैं, इसको लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी बोलते हैं, लॉन्ग बिल्ड वल्चर बोलते हैं. तो इसको रिलीज़ किया गया श्री रामदेव देवरा बेट्टा वल्चर सेंचुरी में, जो कि रामनगर कर्नाटका में आती है. तो ये देखो, लिख लो, रामदेवरा बेट्टा वल्चर सेंचुरी, जो कि रामनगर कर्नाटका में आती है. तो वहाँ पे इसको रिलीज़ किया गया है. 6 मंथ ओल्ड इंडियन वल्चर या जिप्स इंडिकस. अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको वल्चर स्पीशीज़ के बारे में एक चीज़ बता दूं कि जो वल्चर स्पीशीज़ हैं वो बेसिकली अलग अलग हैं और इंडिया में आती हैं. तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी हैं. 9 स्पीशीज़ हैं. एक है ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, जिसको जिप्स बेंगालेंसिस बोलते हैं. इसका आईयूसीएन स्टेटस भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. दूसरा है स्लेंडर बिल्ड वल्चर, जिसको जिप्स टेन्यूरोस्ट्रस बोलते हैं, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. लॉन्ग बिल्ड वल्चर, जिसको जिप्स इंडिकस बोलते हैं, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. इजिप्शियन वल्चर, जिसको नियोफ्रॉन परकनॉप्टेरस बोलते हैं, ये इंडेंजर्ड है. रेड हेडेड वल्चर, जिसको सार्को जिप्स कैल्वस बोलते हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. इंडियन ग्रिफॉन वल्चर, जिसको जिप्स फल्वस बोलते हैं, वो लीस्ट कंसर्न है. देन हिमालयन ग्रिफॉन या जिप्स हिमालयंसिस नियर थ्रेटेंड है. देन सिनेरस वल्चर, या इसको एजीपियस मोनाकस बोलते हैं, नियर थ्रेटेंड है. लास्ट है बियर्डेड वल्चर और लेमरगियर, जिसको जिपेटियस बारबेटस बोलते हैं, ये भी नियर थ्रेटेंड है. तो मेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले आपको याद रखने हैं. रेड हेडेड वल्चर. दूसरा आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद रखना है लॉन्ग बिल्ड वल्चर या इंडियन वल्चर, जिसको हमने जिप्स इंडिकस नाम दिया. देन स्लेंडर बिल्ड वल्चर, जिप्स टेन्यूरोस्ट्रस एंड जिप्स बेंगालेंसिस. ये जो 4 हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन स्टेटस में. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी कि अच्छा कुछ नया सीखने को मिला होगा. ये 9 वेराइटीज़ इंडिया में पाई जाती हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ आर्टिकल है, तो इसको याद रखिएगा. अच्छा, मेन जो वल्चर्स को नुकसान पहुंच रहा था ना, वो एक दर्द की दवाई होती है जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोफिनैक. डाइक्लोफिनैक. अब डाइक्लोफिनैक क्यों दी जाती थी? जैसे कोई जानवर है, कोई कोई जैसे गाय हो गई या भैंस हो गए, इस तरीके के जो जानवर हैं, इनको जब मतलब दर्द होता था तो इनको डाइक्लोफिनैक दी जाती थी. अब डाइक्लोफिनैक ऐसी दवाई है जो कि एक्यूमुलेट हो जाती है, और मान लो फ्यूचर में कभी ये एनिमल की डेथ होती है ना, और इसका कैरकास जब ये वल्चर्स खाते थे, तो फिर इनके अंदर वो चला जाता था डाइक्लोफिनैक, और इनके एग्स को ब्रिटल कर देता था और नुकसान पहुंचाता था. तो दैट इज़ हाउ इट अफेक्टेड देम. ये पहली न्यूज़ थी जो आपको पता चलनी चाहिए. दूसरी न्यूज़ की तरफ मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो कैन मूव अहेड विद मी. दूसरी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इंडिया डोनेट्स 5 पीकॉक्स टू जेनीवाज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस. तो यूएनजीओ जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन जेनेवा ऑफिस, यूएनओजी सॉरी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट जेनेवा जिसको बोलते हैं. तो यहाँ पे 5 पीकॉक डोनेट किए गए हैं, जिसमें कि एक रेयर वाइट फेदर्ड वन, एक रेयर वाइट फेदर्ड पिकॉक भी है. ठीक है, तो रेयर वाइट फेदर्ड पिकॉक भी है, और इसमें 4 तो दिए गए हैं ब्लू पी फाउल. ये याद रखना, अगर आपसे कभी ये कोई पूछता ना कि ब्लू पी फाउल किसकी वेराइटी है, तो ब्लू पी फाउल है पिकॉक की वेराइटी. एंड एक वाइट फेदर्ड मेल दिया गया है. ठीक है, वाइट फेदर्ड रेयर होता है वाइट फेदर्ड. ठीक है, तो ये 5 दिए गए हैं. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो ट्रेडिशन है पीकॉक गिफ्ट करने का, ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है, जो कि इससे पहले ये इंदिरा गांधी ने 1981 में किया था. तो याद रखना कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ जिनेवा को ही 1981 में इंदिरा गांधी ने पीकॉक गिफ्ट किए थे, और उसके बाद अभी किया गया. तो सेकेंड इंस्टेंस है आफ्टर दैट, बट इट्स अ लॉन्ग ट्रेडिशन जो कि बहुत पहले किया जाता था, अब उसको दोबारा किया गया है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. वंदे मातरम टू बी संग एट रेड फोर्ट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी. तो इस बार पहली बार ऐसा होगा कि वंदे मातरम, विच इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, विल बी संग फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट. याद रखना,
रेड फोर्ट में पहली बार इसको गाया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है जैसे कि इसके बारे में कि इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आनंद मठ का इनका नॉवेल था, 1882 में आया था, उसमें ये आया था वंदे मातरम के बारे में। और इस बार जो 2026 इट मार्क्स द 150th ईयर ऑफ नेशनल सॉन्ग का 150वां वर्ष है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। 150वां वर्ष है इस बार नेशनल सॉन्ग का। नेशनल सॉन्ग के बारे में एक बात थी और कि ये अभी तक जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल देखो, फंडामेंटल ड्यूटी ये देखोगे तो उसमें नेशनल सॉन्ग का जिक्र नहीं रहता था, नेशनल एंथम का जिक्र है, ये सारे जिक्र हैं, लेकिन इसका नहीं रहता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये भी है। दूसरा आपको याद रखना है कि पहली बार जो नेशनल सॉन्ग गाया गया था कांग्रेस के सेशन में 1896 में गाया गया था। ठीक है, छोटा सा सवाल ये आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि 1896 का कांग्रेस सेशन हुआ कहाँ पे था, है ना। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, कलकत्ता, अहमदाबाद, मद्रास, ये सारे। बट आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि 1896 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए रहेगा। अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। अगली न्यूज़ है अगस्त मलाई एविक्शन ऑर्डर्स स्टिल साइलेंस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। पहले तो आपको अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए कि इट्स अ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि स्पैन करता है फ्रॉम तमिलनाडु टू केरला, तमिलनाडु एंड केरला में स्पैन करता है। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर आया है टू एविक्ट दोज हु आर इंक्रोचिंग द अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को जो लोग इंक्रोच कर रहे हैं, इंक्रोच मतलब कि जो इलीगल तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं, उनको वहाँ से हटाने के लिए किया जा रहा है गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा। लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ ये नहीं कहा कि हटाओ, बहुत सारी चीज़ें कही हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो कही गई है वो उन्होंने कहा टाइम बाउंड मैनर में एविक्ट करो इंक्रोचर्स को। जो इंक्रोचर्स हैं, जो लैंड में घुस गए हैं गलत तरीके से, उनको निकालो। रिहेबिलिटेट करो एलिजिबल पीपल को, जो लोग एलिजिबल हैं रहने के उनको रिहेबिलिटेट करो। और लीगल एक्शन लो अगेंस्ट द विलफुल वायलेटर्स, जो विलफुल वायलेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट आप एक्शन लो। देन इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन आफ्टर एविक्शन, मतलब कि जब एविक्शन हो जाए तो उसके बाद जो वहाँ की इकोलॉजी उसको रिस्टोर करो। देन 118 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे पेनल्टी लगाने की बात की गई है हु आर अमंग द इंक्रोचर्स। और कोई फॉरेस्ट का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है उसका कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, स्पेशली इन द अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व वाला एरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही है। इसके अलावा कुछ और चीज़ कही है, लीगल इम्यूनिटी टू ऑफिशियल्स कैरिंग आउट द एविक्शन। जो ऑफिशियल्स एविक्शन करेंगे उनको लीगल इम्यूनिटी मिलेगी। पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट इफ तमिलनाडु डजेंट कंप्लाई, अगर तमिलनाडु कंप्लाई नहीं करता तो पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करो। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब यहाँ पे लीगल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इस आर्टिकल में सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको नोट्स के रूप में बता ही देता हूँ। तो लीगल प्रॉब्लम ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो आया था, इट वॉज मीन्ड टू फिक्स द हिस्टोरिकल इनजस्टिस। इसको लाया गया था फॉरेस्ट राइट एक्ट नाम से, ये कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके राइट्स के ऊपर था ये, और हिस्टोरिकल यानी कि पुराने जो इनजस्टिस हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए था। तो जो लोग जेन्युइन फॉरेस्ट डवेलर्स हैं जो कि 13 दिसंबर 2005 के पहले वहाँ रह रहे हैं, दे कैन क्लेम द राइट थ्रू अ ग्राम सभा वेरिफिकेशन प्रोसेस। वो अपने ग्राम सभा के वेरिफिकेशन प्रोसेस से अपना अधिकार बता सकते हैं कि फॉरेस्ट राइट उनका है। ओनली लैंड ऑक्यूपेशन दैट फॉल्स आउटसाइड द FRA कुड बी काउंटेड एज इंक्रोचमेंट। केवल वो लैंड जो FRA के स्कोप के बाहर था, केवल वहाँ पे ही इंक्रोचमेंट काउंट हो सकता था। तो मतलब कि जो आपका ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो किसके अगेंस्ट चला जाता है, FRA 2006 के अगेंस्ट चला जाता है। ठीक है, नो गवर्नमेंट हैज एक्चुअली कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मच ऑक्यूपेशन फॉल्स आउटसाइड FRA। आज तक कोई गवर्नमेंट ने ये पता ही नहीं किया कि कितना FRA के बाहर का एरिया है। सो इंक्रोचमेंट नंबर्स बीइंग यूज्ड मे बी इनएक्यूरेट। तो जो इंक्रोचमेंट के नंबर हैं वो इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं। FRA आल्सो बैन्स इविक्शंस अंटिल द क्लेम वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। एविक्शन तब तक FRA में मना है जब तक क्लेम वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। तो ऑथर आर्ग्यू ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने इस लॉ को अप्लाई कर दिया है ना। जैसे उन्होंने 3 जनरेशन्स ऑफ रेसिडेंस मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने, बट FRA कहीं से भी कहीं तक नहीं डिमांड करता है कि भैया अपने अधिकारों के लिए आपको 3 जनरेशन्स ऑफ रेसिडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब FRA डजेंट एक्चुअली डिमांड दैट, तो फिर आप क्यों डिमांड कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, किसके अगेंस्ट चला जाता है, ये चला जाता है FRA के अगेंस्ट। साइंटिस्ट टेक टर्न्स टू शार्क फॉर हरिकेन प्रिडिक्शन। तो हरिकेन प्रिडिक्शन के लिए यहाँ पे शार्क्स का यूज़ किया जा रहा है।
और उनके ऊपर एक CDT टैग लगाया जाएगा। CTD टैग क्या है देख लो, लिख लो, आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना। CTD टैग जो है बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लिए, दे आर CTD टैग्स स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट मेजर ओशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या करता है, ओशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करता है। CTD टैग्स आर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि मेजर करता है ओशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, विच इज़ अ मेट्रिक क्लोजली रिलेटेड टू सेलिनिटी एज वेल एज टेम्परेचर एंड डेप्थ। तो सेलिनिटी, टेम्परेचर और डेप्थ इसके ऊपर बेस्ड रहती है कंडक्टिविटी, ओशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और उसको मेजर करता है CTD टैग, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। और ये क्रिएचर के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये जो टैग लगा है ये शार्क के साथ लगा दिया जाएगा। जब वो स्विम करेंगे तो ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सबको मेजर करने का काम करेगा CTD टैग, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं, इंग्लिश इन इंडिया, लैंग्वेज दैट हैज़ अर्नड इट्स प्लेस। तो सिंपल सा ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है। उन्होंने स्टार्ट ये किया कि क्या हम इंडिया को, इंग्लिश को इंडियन ओरिजिन लैंग्वेज मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। देखो इंडियन ओरिजिन तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश का, लेकिन इंडिया में इंग्लिश ने अपना अलग एक पहचान बनाया है। तो ऑथर ने ये कहा कि जो ये डिबेट करते ना इंडियन लैंग्वेज वर्सेस इंग्लिश लैंग्वेज, अब वो फॉल्स बाइनरी है। मतलब फॉल्स बाइनरी मतलब कि वो ऐसा कोई डिबेट होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश बहुत ज़्यादा अंदर तक आ चुकी है, ठीक है। तो जैसे ऑथर ने बताया कि 1823 में राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनके जो पिटिशंस हुआ करते थे वो इंग्लिश में हुआ करते थे, ठीक है ना। और इंग्लिश लैंग्वेज के ही प्रेस की बात उन्होंने की थी। दादा भाई नौरोजी की जो ड्रेन थ्योरी है वो इंग्लिश में आर्टिकुलेट हुई थी। 1897 में स्वामी विवेकानंद का माई प्लान ऑफ कैंपेन लेक्चर जो मद्रास में होता है वो इंग्लिश में हुआ था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ऑथर का ये आर्ग्यूमेंट है कि इंग्लिश हैज सर्व्ड इंडियन नेशनलिज्म एंड रिफॉर्म एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल रूल। तो ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश कॉलोनियल रूलर्स द्वारा यूज़ की जाती थी, इंग्लिश ने इंडियन नेशनलिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा सर्व किया है। अब ऑथर ने कहा कि देखो इंग्लिश को कॉन्स्टिट्यूशनल क्या रिकग्निशन मिला है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंग्लिश को लेकर के डिबेट भी हुआ था, लेकिन हिंदी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन है तो इंग्लिश को भी रिटेन किया गया था ऑफिशियल यूज़ के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा इंग्लिश इज़ यूज्ड अक्रॉस द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसमें यूज़ किया जाता है। साहित्य अकेडमी इंग्लिश को रिकॉग्नाइज करता है एज अ लैंग्वेज ऑफ इंडियन लिटरेचर। अब आप देख लो, साहित्य अकेडमी जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस में अवार्ड देता है, उसमें इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ लैंग्वेज ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो ये बहुत बड़ी बात है। इंडियन राइटिंग्स जो है बहुत सारे इंग्लिश ट्रेडिशन में हुई, जैसे R.K. नारायण ने, मुल्कराज आनंद, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, इन सब इंग्लिश में लिखते हैं। तो ऑथर का ये भी कहना है कि अगर आप देखें, नंबर्स देखें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 129 मिलियन इंडियंस हैं जो कि इंग्लिश को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, 129 मिलियन इंडियंस। देन 2.6 लाख इंग्लिश को मदर टंग के रूप में पढ़ते हैं, 83 मिलियन सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, 46 मिलियन थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं। और अगर करंट एस्टिमेट देखो इंग्लिश का, तो मतलब 180 से 250 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फंक्शनल इंग्लिश बोल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। 31,000 से ज़्यादा CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं जो कि इंग्लिश मीडियम की हैं। 3,000 से ज़्यादा ICSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं जो कि प्राइमरीली इंग्लिश मीडियम में काम करती हैं। और ऑथर ने कहा कि अब केवल इंग्लिश नहीं, इसका इंडियनाइजेशन भी हो चुका है। इंडियनाइजेशन मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप देखो, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में जैसे ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है ना, वैसे इंडियन इंग्लिश अब अलग से प्रोनाउंसिएशन, अलग से उसके वोकैबलरी, इडियम, जैसे हम जैसे बोलते हैं ना गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, ये इंडियन इंग्लिश है। गुड नेम जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं इंग्लिश में, लेकिन हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम ये तो इंडिया वालों ने बना लिया अपना। तो ये एक तरीके से कहना चाहिए कि एक इंडियन इंग्लिश का भी स्टार्टिंग हो चुका है। तो ऑथर ने वही बोला कि ये सारी कंक्लूजन है कि इंडिजिनस नहीं है इंग्लिश हिस्टोरिकली, लेकिन इट हैज़ अर्नड द लेजिटिमेसी थ्रू यूसेज, लिटरेचर एंड गवर्नेंस। तो ऑथर ने वही कहा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, हाउ पर्सनैलिटी कल्ट डीरेल्स डेमोक्रेसी। अब ये एडिटोरियल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। इसमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का 1937 में सेल्फ वार्निंग ऐसे आया था, जो उन्होंने चाणक्य के नाम से साइन किया था, मतलब चाणक्य के नाम से लिखा था ऐसे को। और जहाँ पे नेहरू ने कोट किया था हिज ओन कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, मतलब उस समय नेहरू को पूजा जाता था, मतलब एक तरीके से नेहरू की बहुत वो हुआ करती थी इज्जत। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से नेहरू ने अपना ही क्रिटिक लिखा था कि भाई किसी भी व्यक्ति को आप मसीहा
या सीजरिज्म, जो टर्म यूज़ किया था उन्होंने सीजरिज्म किया था। जैसे जूलियस सीजर के है ना कि जूलियस सीजर के नाम पे ही रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर मतलब जूलियस सीजर। तो उन्होंने कहा कि ही वॉन्ड अगेंस्ट सीजरिज्म एंड इंडियाज फ्रीडम मस्ट नॉट कम थ्रू डेस्पोटिज्म इवन अ बेनेवलेंट वन। मतलब उन्होंने कहा कि डेस्पोटिज्म से इंडिया की फ्रीडम नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बेनेवलेंट या दयालु डेस्पोटिज्म क्यों ना हो। मतलब कि डिक्टेटरशिप जो है वो नहीं होनी चाहिए। कई बार डिक्टेटरशिप सॉफ्ट रूप लेकर के भी आती है, जैसे कि किसी एक ही व्यक्ति को, जैसे एक व्यक्ति अपने आप को डोमिनेट कर रहा हो, दूसरों को दबा रहा हो, तो उसको तो डिक्टेटर बोलते हैं। बट कई बार वो व्यक्ति खुद से ना दबा रहा हो, लेकिन जनता खुद ही उसको अपना मसीहा मान के बैठ जाए, तो ये सॉफ्ट एक तरह से डिस्पोटिज्म होता है, सॉफ्ट डिक्टेटरशिप होती है। तो ऑथर मतलब जवाहरलाल नेहरू ने सीजरिज्म के अगेंस्ट कहा था। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये लाइन, ये वर्ड, हर चीज़ अपने आप में मेंस का एक क्वेश्चन है, इसको याद रखना। एंड इसमें उन्होंने कहा था कि there isn't only tyranny from above but citizens own yearning to surrender responsibility to a messianic फिगर। ऑथर ने कहा हर बार दबाव ऊपर से ही नहीं आता, कई बार सिटीजन खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं मसीहा जैसे किसी फिगर के सामने। ऑथर ने कहा कि इस कारण से एक डर क्रिएट होता है और नेशन जो होता है या देश जो होता है वो स्टंटेड हो जाता है। स्टंटेड मतलब कि अरेस्टेड ग्रोथ मतलब कि ना आप आर्ग्यूमेंट दे पाते हो, ना आप आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट कर पाते हो, ये सारी चीज़ें। B.R. अम्बेडकर ने भी सेम वार्निंग दी थी 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब उन्होंने ये कहा था कि भक्ति इन रिलीजन इज गुड बिकॉज ये आपको सेल्वेशन प्रदान करती है, बट भक्ति या हीरो वर्शिप इन पॉलिटिक्स ये डिग्रेडेशन की तरफ ले जाती है और डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाती है। ही आर्ग्यूड दैट पॉलिटिक्स डिमांड स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिक्स में स्क्रूटनी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डिवोशन या सरेंडर नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल्स के बारे में मेंशन है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और B.R. अम्बेडकर के। कंसेप्चुअल कोर वही है कि मतलब एक व्यक्ति कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन से बड़ा नहीं होता, इंस्टीट्यूशन हमेशा व्यक्तियों से बड़ा होता है। पावर मस्ट बी अकाउंटेबल टू समथिंग बियॉन्ड इटसेल्फ। जो पावर है उसको भी अकाउंटेबल होना पड़ता है। एंड पर्सनैलिटी कल्ट जो है वो केवल और केवल व्यक्तियों के जजमेंट को ख़राब करता है एंड पेट्रियोटिज्म के नाम पे वो कुछ भी करवाता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ऑथर ने वही कहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा मुझे तो। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 4th थी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लास्को में। और याद रखना इसमें 39 मेडल इंडिया को मिले हैं, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो मेडल मिला था वो 1934 में मिला था, ये भी आपको बता दूं, इसमें चुकी है तो बता दूं। 1934 में पहला मेडल मिला था कॉमनवेल्थ का इंडिया को। देखो लिखा भी, इंडियाज कॉमनवेल्थ जर्नी बिगैन इन लंदन इन 1934 व्हेन रेसलर राशिद अनवर वॉन इंडियाज फर्स्ट मेडल अ ब्रॉन्ज। ये आपको याद रखना है। और पहला गोल्ड जो हमारा आया था वो 1958 में आया था मिल्खा सिंह के रूप में। इसके अलावा जो हमारी ग्रेटेस्ट कॉमनवेल्थ कैंपेन है वो दिल्ली में 2010 में आई थी, जब इंडिया ने 101 रिकॉर्ड मेडल्स जीते थे, 64 मेन के द्वारा, 36 वुमेन के द्वारा एंड एक मिक्स्ड इवेंट था, उसमें फिनिश हमारी सेकंड हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं यूपीआई एंड कॉस्ट पॉलिसी रिवर्सल। अब ये याद रखना है, गवर्नमेंट ने एक्चुअली अभी एक टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 ले आए हैं गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। इसके थ्रू उन्होंने एक सेक्शन इंक्लूड किया है, सेक्शन 10A। सेक्शन 10A को अमेंड किया है और सेक्शन 10A ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 का एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, तो उसको अमेंड किया है। उसके सेक्शन 10A को अमेंड किया है और उसमें एक प्रोविजन ऐड किया है कि वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट इंक्लूड कर सकते हैं ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस अबव 2000 रुपीज़, 0.25 से 0.5% के बीच में। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है कि जो मर्चेंट्स के ऊपर लगाया जाता है जब वो यूपीआई मतलब ऑनलाइन मोड में ट्रांजैक्शन करता है कोई भी यूज़र आकर। जैसे पीओएस होती है ना, मशीन्स होती है पीओएस, तो आप जब उसमें अपना कार्ड स्वैप करते हो या जैसे आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया तो मर्चेंट के ऊपर एक अमाउंट लगता है, क्योंकि ये फैसिलिटेट करने वाला बैंक है जो भी, तो वो उसके वो लेता है वो पैसे। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेशन जो है ये सेक्शन 10A पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को चेंज करता है और इसमें बेसिकली गवर्नमेंट के पास एबिलिटी आ जाती है
कि वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में ट्रांजैक्शन में चार्ज लगेगा, कौन से में नहीं लगेगा। सिंपल सी बात आपको याद रखना। तो इसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट के ऊपर यानी कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन को भी फ्यूचर में किया जा सकता है। इस बिल से नहीं किया जा रहा है, यूपीआई के उसके ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसा नहीं लगाया जा रहा है, ये कन्फ्यूजन मत रखना। लेकिन सेक्शन 10A ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को अमेंड कर दिया गया है और उसमें ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने डाल ली अपने लिए कि अगर वो चाहे तो एक सिंपल सा नोटिफिकेशन दे करके गवर्नमेंट यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे भी फीस लगा दी सकती है। अभी तक जो यूपीआई काम कर रहा था वो 0 MDR फ्रेमवर्क में काम कर रहा था, लेकिन अब अगर चाहे गवर्नमेंट तो वो 0 MDR रिजीम को चेंज कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हालांकि निर्मला सीतारमण का कहना है कि कभी भी हम नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इसके ऊपर, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। हैंडलूम याद रखना, वर्ल्ड हैंडलूम जो इंडियन हैंडलूम डे था आपका 7 अगस्त, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को सेलिब्रेट होता है और स्वदेशी मूवमेंट की ही बेसिकली लॉन्च को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें इंडियन की बात चलती थी। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर जो कि यहाँ पर है मेंशन। ठीक है, एक इसमें ये भी देखो लिखा है कुछ की गवर्नमेंट की रिसेंट पॉलिसी है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट, डिज़ाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ब्रांडिंग, इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस, सारी चीज़ें करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे आ सके। ठीक है, जेंजी के लिए भी उन्होंने कहा कि भाई जेंजीज को ले आओ, ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करवाओ। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ भी मेंशन है जैसे तंगालिया वीविंग इन गुजरात, लिख लो इसको, तंगालिया वीविंग इन गुजरात, ये हैंडलूम के एग्जाम्पल्स हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बदतुरांग विलेज इन उड़ीसा, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, बदतुरांग डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में जो है वहाँ पे भी। इसके अलावा सिद्दीपेट गुल्ला भामा साड़ी याद रखना, सिद्दीपेट गुल्ला भामा साड़ी याद रखना। एंड यहाँ पे ये आप याद रखना, इसको सिद्दीपेट गुल्ला भामा साड़ी को आई थिंक उसने पहना था, तंगालिया को तो ब्रैड पिट ने पहना था, गुजरात में है वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें भी आपको बता देता। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। रशिया का जो शेयर है इंडिया के ऑयल इंपोर्ट में वो 48% हो गया, रिकॉर्ड हाई है। वहीं पे एक तरीके से तरफ अमेरिका मना कर रहा है कि भाई हम आपके ऊपर वो लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे 100% का। जीजी अपने 3rd फेज में है। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली कभी कैबिनेट अप्रूवल इसको मिला नहीं। जीसी क्या है आपका, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, याद रखना, इंट्रा स्टेट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। क्या होगा इसमें इंट्रा स्टेट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में, ये बेसिकली इसका पर्पस है कि ट्रांसमिट की जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनने वाली एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको ट्रांसमिट करना। एंड ये बनेगी किससे, सोलार और विंड से। और ऐसे एरियाज जो कि रिच इन सोलार विंड है वहाँ से फिर ये ट्रांसफ़र की जाएगी दूसरे एरियाज में वाया कन्वेंशनल पावर स्टेशंस इन द ग्रिड, है ना। तो सिंक्रोनाइज किया जाएगा उनको कन्वेंशनल पावर स्टेशंस इन द ग्रिड के साथ और वहाँ से फिर ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड FFSC रॉकेट, तो इंडिया का पहला प्राइवेटली बना हुआ FFSC रॉकेट, FFSC का फुल फॉर्म है फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन, है ना, फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन। याद रखना इसका नाम है एवरेस्ट, मीथेन रॉकेट है, मीथेन रॉकेट इंजन है एवरेस्ट नाम का, फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन। और ये इंडिया ऐसी अब चौथी कंट्री बन गई है जहाँ पे FFSC इंजन टेक्नोलॉजी है। तो पहली ऐसी कंट्री थी रशिया, USA, चाइना, पहली 3 थी रशिया, USA, चाइना। इंडिया चौथी कंट्री है जिसके पास ये FFSC यानी फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन रॉकेट की टेक्नोलॉजी आई है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये समझ में आ गया होगा आपको। सो दैट इज इट फ्रॉम द वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दैट इज इट, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।